हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी गुस्से में हैं क्योंकि पढ़ाई चल रही है और वीडियो काफी देर से आ रहे हैं। यूनिट 2 अपलोड करने जा रहा हूं, ठीक है। सेल्स एंड रिटेल की कल आपका एग्जाम है, उसके लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। मेरी तरफ से मैंने कोशिश करी थी ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचाने की, लेकिन जहां तक पहुंच पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपका कवर अप सिलेबस कवर अप कराऊं। सेल्स एंड रिटेल पे आ गए हैं, थोड़ा सा स्पीड में फास्ट बना के चलूंगा क्योंकि एग्जाम है और आप भी मेरे इस बात से सही होंगे कि सर एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट चल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अभी जग रहे हैं, आप भी जग रहे हैं, मैं भी जग रहा हूं। देखते हैं कहां तक अपन पहुंच पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। अब ये नेगोशिएशन और बार्गेनिंग क्या होता है, पहले तो अपन को ये समझ लेना है कि नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग क्या होता है, उसके बाद नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी पे आता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, याद रखना। इस यूनिट को पढ़ने से पहले एक बात दिमाग में रखना कि नेगोशिएशन और बार्गेनिंग दोनों अलग अलग हैं। और बार्गेनिंग तो वैसे कोई वर्ड यूज भी नहीं आता, कलेक्टिव बार्गेनिंग ये बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग। हाँ ठीक है, ठीक है, BRA ही आता है, हाँ IN है, ठीक। कलेक्टिव बार्गेनिंग, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, गलती हुई माफ करना, ठीक है। जल्दबाजी का समय है, चल रहा है। नेगोशिएशन और बार्गेनिंग अलग अलग कैसे सर? नेगोशिएशन जो होती है वो एक पॉजिटिव मैनर के अंदर और सॉफ्ट अप्रोच होती है, यानी कि नेगोशिएशन कर रहे हैं जब मैं, अब इसको कुछ इस तरीके से समझिएगा, जब मिस्टर पिंटू की दुकान पे कोई जा रहा है, ये भैया हमारे मिस्टर पिंटू इनकी दुकान पे कोई जा रहा है, शॉप पर, यानी कौन जा रहा है? कस्टमर। तो वो करेगा नेगोशिएशन, ठीक है। वो क्या करेगा? नेगोशिएशन। सर कर लीजिए, थोड़ा इतना रख लीजिए, क्योंकि उसको भी खरीदना है। जब वो पसंद करने आ गया है, इतना रख लेते हैं, ये 1000 रुपीज बोलता है, वो 700 बोलता है, 750, 800, तो ये बातचीत जो हो रही है ये नेगोशिएशन कहलाती है। लेकिन बार्गेनिंग किसके बीच में होगी? मिस्टर पिंटू और इनके एम्प्लॉइज के बीच में। किनके बीच में? एम्प्लॉइज के बीच में। जहां पर एम्प्लॉइज की यूनियन चाहती है वो कैसे न कैसे मिस्टर पिंटू को उनके शर्तों पे, उनके नियम पर मजबूर करे कि वो एग्री हो जाए। तो बार्गेनिंग इज द डिफरेंट प्रोसेस एंड द नेगोशिएशन इज द डिफरेंट प्रोसेस। और बार्गेनिंग को कलेक्टिव बार्गेनिंग बोला जाता है, सामूहिक सौदेबाजी। यहां पर एग्रेसिव अप्रोच की जाती है कि जो कॉस्ट करी गई है, जो बात फिक्स करा गया है 8% बोनस का, 5% बोनस का, वो कंपनी के ओनर दे ही दे, तो दैट इज बार्गेनिंग। और नेगोशिएशन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उसमें कहा जाता है अरे सर प्लीज इस तरीके कर लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लाइट लैंग्वेज यूज करी जाती है, लीगली बाउंडेशन नहीं होता है। यहाँ पर कहीं भी कभी बार्गेनिंग में लीगल बाउंडेशन भी होता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट भी होता है, जबकि नेगोशिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बार्गेनिंग डिफरेंट स्टेजेस में भी हो सकती है, लेकिन नेगोशिएशन ऐसा नहीं है। अपन गए दुकान पे, भैया आज 1000 का दे रहे, उसने कहा नहीं 800 से कम नहीं दूंगा, तो अपन ये बोलेंगे अच्छा कल आके फिर पूछ के जाता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन बार्गेनिंग में ऐसा होता है, बार्गेनिंग में आज बात नहीं बनी तो कल फिर अपन कोशिश कर सकते हैं, परसों फिर कर सकते हैं, दैट इज बार्गेनिंग, जबकि इसमें नहीं होता। यहाँ तक बात समझ में आई ना? ये बिल्कुल एकदम सार है सेकंड यूनिट का, मतलब ये बात समझ में आ गई तो कल का एग्जाम तो बिल्कुल फोड़ दोगे। अब क्या है, आइए, नेगोशिएशन की प्रोसेस क्या है? नेगोशिएशन की प्रोसेस, पहले प्रिपेयर किया जाता है, फिर आर्ग्यू किया जाता है, फिर सिग्नलिंग की जाती है, सिग्नल दिया जाता है, फिर प्रपोज किया जाता है, फिर पैकेजिंग की जाती है। अब यहाँ पैकेजिंग के बाद फिर बार्गेनिंग लिख दिया है और क्लोजिंग की जाती है। यहाँ बार्गेनिंग वर्ड ही हटा दो, ये वाला, पैकेजिंग के बाद डायरेक्ट क्लोजिंग, ठीक है। मीन्स के क्या है, प्रोसेस क्या है नेगोशिएशन की, ठीक है। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं दोस्तों, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स ने, फिलोसोफर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, कमेंट करके मत बोलना सर आपने 8 स्टेज लिखाई थी, कहीं पे 4 ही है, आपने सेल्स पर्सन के 4 टाइप बताए थे, कहीं पे 6 दे रखे हैं, हम कौन सा लिखे, आपने हमको 4 ही क्यों बताए, 2 क्यों नहीं बताए। अरे मत बनो रट्टू तोता, थोड़ा सा अपने माइंड का, MBA रटने का काम नहीं करना अपन को, MBA में
थोड़ा सा अपन को माइंड बढ़ाना है अपना। तो क्या करना है यहाँ पर नेगोशिएशन का प्रोसेस क्या है, नेगोशिएशन क्या मतलब पहला पॉइंट याद रख लो बस इसका, प्रिपेयर करना है, ऑफर करना है, प्रिपेयर, ऑफर, पैकेजिंग, क्लोज, प्रिपेयर, ऑफर, पैकेजिंग, क्लोज, प्रिपेयर, ऑफर, पैकेजिंग, क्लोज। 4 स्टेप में मैंने पूरा बता दिया कि क्या करना है। पहले प्रिपेयर करना है भैया, इतना मानेंगे, फिर ऑफर करना है, फिर पैकिंग हो जाएगी और क्लोजिंग हो जाएगी। पैकिंग हाँ ठीक है, एंड तक चल रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है तभी तो देख रहे हो, वरना देखते थोड़ी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अब रिजोल्यूशन यहाँ पर उसका मतलब है कि उसका समापन, यानी कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म किया जाता है, और डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट वैसे एक ही है ना, दोनों का मतलब है विवाद, और विवाद का मतलब विवाद को खत्म करने का हर कंपनी के अंदर एक रेड्रेसल सिस्टम बनता है जिसको ग्रेवियंस रेड्रेसल सिस्टम बोला जाता है। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इनफॉर्मल और फॉर्मल प्रोसेस। यहाँ पर रिजोल्यूशन इसका क्या है, प्रोसेस दैट 2 or more parties use to find peaceful solution for their dispute। कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब यही है कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलजुल कर पीसफुली अपनी बात समझाते हैं और सॉल्यूशन सर्च करते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, इतनी सी बात है, आगे बढ़ता हूँ। और इसके कुछ स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप है सर, ये बिल्कुल इसी तरीके से अपन को याद रखना है। सबसे पहला कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, पॉसिबल सॉल्यूशन इवेल्यूएट करना, कंप्रोमाइज करना और सीक मीडिएटर इफ नेसेसरी, और इस मीडिएटर को आर्बिट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के टर्म में, यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, परेशान क्यों होते हो। अरे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं ना, कि भैया एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके सॉल्यूशंस चेक करते हैं, सॉल्यूशंस यानी कि कौन सा सॉल्यूशन किया जा सकता है, ए बी सी डी, कौन सा सॉल्यूशन चेक किया जाता है। फिर उसमें से चूज करते हैं उन सॉल्यूशन को, ठीक है, और फिर इंप्लीमेंट कर देते हैं। बस खत्म हो गया। बताओ, यहीं पे 4 स्टेजेस। और अगर कोई थर्ड पार्टी चाहिए जो इसके लीगल कंप्लायंसेस या जो कोई चौधराहट करने के लिए, बेसिकली है ना, हरियाणा में बोला जाता है चौधरी बनने के लिए चाहिए कोई जो उसकी बात सब जने माने। चौधरी यानी कि वो व्यक्ति जिसकी बात सब जने मानते हैं। ठीक है, कोई कास्ट कम्युनिटी पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहा जाता है कि चौधराहट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर सारी बात अपनी मनवा रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन, तो इसके लिए अगर कोई थर्ड पर्सन लिया जाता है, कोई पंचायत बुलाई जाती है, तो वो थर्ड पर्सन, वो अपनी 5वीं स्टेप के अंदर। इतनी सी बात क्लियर हो गई ना। देखो 7 मिनट के अंदर अपन ने बहुत सारे टॉपिक निकाल लिए। आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ, अपन दोनों पढ़ के कल का एग्जाम अच्छे से देकर आओगे, मेरे को बड़ी खुशी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। लिसनिंग स्किल। अब लिसनिंग स्किल क्या होती है, लिसनिंग स्किल यानी सुनने की क्षमता से नहीं है, यहाँ पर लिसनिंग की स्किल है कि हाउ टू लिसन केयरफुली मैनर। आप मुझे सुन तो रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कल का एग्जाम में अच्छा तो जाएगा ही, सबका अच्छा जाएगा, और मेरी जो हेल्प लगने वाली वो नहीं लग पाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ विद इन द वर्ड्स एंड लिसनिंग केयरफुली इन द ऑर्डर टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। मतलब हाँ ना ना, इसलिए तो कहता हूँ कमेंट करके बता दिया करो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अरे नहीं आए तो भी बताने का, मेरे को तो बताने का कि समझ में आ रहा है कि नहीं। कंस्ट्रक्टिव सजेशन, ऑल्दो यू कांट कंट्रोल द इमोशन of other, you can keep your conversation calm and making constructive and helpful suggestion. इफेक्टिव लिसनिंग इज ए बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में हमने घोट के पढ़ा था कि इफेक्टिव लिसनिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। और यहाँ पर हमको केवल ये याद रखना है कि लिसनिंग स्किल का मतलब ये है कि अपन हाउ वी लिसन केयरफुली, हाउ वी लिसन अ पर्टिकुलर थिंग विद द रिस्पॉन्डिंग मैनर। रिस्पॉन्डिंग मैनर की मतलब सुनना ही नहीं है, उसके साथ रेस्पॉन्ड भी करना है, केवल इसके अंदर यही है। और कंट्रोलिंग इमोशन यानी अपन को इमोशन भी इसमें कंट्रोल रखने हैं। आर्ट ऑफ इमोशन, अब ये वाला वर्ड यहाँ पे परसेप्शन हटा सकते हो अपन, क्योंकि इमोशन इज अ सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस ह्यूमन, इंक्लूडिंग परसेप्शन, अटेंशन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। हाँ, जब यहाँ पर अब बात कही गई है, यहाँ पर ये जो बात कही गई है आर्ट ऑफ इमोशन का मतलब कि आपको एक्सप्रेसिव तो होना चाहिए, लेकिन उस तरीके का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सेल्स पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पर सेल्स की बात हो रही है, अपन सेल्स एंड रिटेल में पढ़ने, तो सेल्स में कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेशन। अच्छा, कोई भी आप फ्लाइट में बैठे हो, कभी भी फ्लाइट में बैठे होंगे ना, तो भले वो क्या होती है उसमें एयर होस्टेस,
एयर होस्टेस का दिमाग कितना भी खराब हो, वो कितना भी अपने पति से झगड़ा करके आई हो, बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके आई हो, लेकिन हंसते हुए बात करेगी आपसे और कहेगी कि सर आइए, वेलकम टू द फ्लाइट एंड हैव अ ड्रिंक। ये सारी बातें वो करती है। तो दैट इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग अवर इमोशन, दैट इज मोर की पॉइंट इन द सेल्स। यानी कि अपन जब सेल्स कर रहे हैं, अपन जब सेल्स टारगेट अचीव कर रहे हैं, जब अपन पर्सनल सेलिंग में है, तो हमको हमारे इमोशंस कंट्रोल करने हैं, प्लस इफेक्टिव लिसनिंग भी करनी है, कस्टमर की सारी ग्रेवियंस भी सॉल्व करने हैं, कस्टमर का रिस्पॉन्ड भी करना है, कस्टमर की क्वेरी भी अपन को सॉर्ट आउट करनी है, और कस्टमर के सारे इशू भी अपन को चेक करने हैं। और यहीं पे आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ इमोशन, यानी कि अपन को वही इमोशन उसको शो करने जो करने चाहिए। तो इसमें बेसिकली इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बनता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, हाउ टू एक्सप्रेस द आर्ट ऑफ इमोशन ऑफ द सेल्स पर्सन। इट विल बी मैनरफुल, इट विल बी टैक्टिफुल, टैक्टिकल बोला जाता है, इस वर्ड क्या है, टैक्टिकल, ठीक है, टैक्टिक्स, ठीक है, उससे लिखा है इथिक्स इन सेल। होता तो है नहीं आजकल, लेकिन अपने अंदर है तो अपन भी बता देते हैं कि सेल्स में क्या एथिक्स फॉलो किया जाता है। कि सेल्स, वैसे व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एथिक्स? एथिक्स इज द गोल्डन रूल्स व्हिच आर यूनिवर्सली ट्रू, यानी कि बेसिकली मोरल वैल्यूज। अभी के यहाँ पे सब्जेक्ट में तो इसका यही मतलब है, मोरल वैल्यू। वैसे मैं इथिक्स अलग से पढ़ाता हूँ, ठीक है, एक सब्जेक्ट ही मैं पढ़ाता हूँ इथिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इथिक्स इन द सेल्स का मतलब कि आप जब भी सेल्स करें तो कस्टमर को उस प्रोडक्ट का टोटल नॉलेज दें, वारंटी गारंटी की इंफॉर्मेशन दें, जो डैमेज हो सकता है या उसको हार्म कर सकता है यदि कोई प्रोडक्ट तो वो उसको बताएं, चिल्ड्रन की सेफ्टी का उस प्रोडक्ट से अगर कोई लेना देना है तो उसको बताएं, और भी अदर कोई प्रिकॉशन उसमें रखने हैं तो उसको बताएं। दैट इज द सेल्स इथिक्स। अब यहाँ पर सेल्स इथिक्स, व्हेन यू ट्रस्टवर्दी ऑफ द सेल्स, practice accurate information, honest concern with the customer, honest concern और accurate information of your product। कि आप ये नहीं बोलोगे सर इसको लगा लो 3 दिन में गोरे हो जाओगे, नहीं सर, आप इसको यूज करोगे तो थोड़ा आप फेयर दिखने लगोगे, दैट इज इथिक्स। 3 दिन में गोरे हो जाओगे, ये सेलिंग अप्रोच हुई और ये गलत अप्रोच है। यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स अपन को क्लियर करने हैं, समझ में आ रहा है ना? इथिक्स इन द सेल्स के अंदर ये वाले पॉइंट लिखने हैं। इन्फ्लुएंसिंग असर्टिव स्किल। अब इन्फ्लुएंसिंग स्किल क्या होती है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मींस के आपको फॉलो करने लग जाते हैं, आप जो काम करते हो वो फॉलो करने लग जाते हैं। इट्स द एबिलिटी टू स्पीक आवरसेल्फ इन दैट वे, इज द हॉनेस्ट एंड रेस्पेक्टफुल एवरी डे वेयर द सिचुएशन वेयर बीइंग द असर्टिव हेल्प अस, लाइक आस्किंग समवन टू डेट, अप्रोचिंग अ टीचर विद द क्वेश्चन, डूइंग अ वेल जॉब। अच्छा, इन्फ्लुएंस होने का मतलब देखो, अब यहाँ असर्टिव इन्फ्लुएंस की स्किल का मतलब क्या है? बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर हमको पढ़ाओ, अरे धन्य है वो टीचर, मैं कह रहा हूँ मैं धन्य हो गया जब बच्चे मेरे से आके कहने लग गए कि सर हमें पढ़ाओ, भले एग्जाम है, खौफ है, कुछ भी है। जब कोई टीचर को इस लायक समझ ले कि ये टीचर हमें ज्ञान दे सकता है, तो उस टीचर के मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे लिए आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं। मैं तो क्या थोड़ा सा नॉलेज लेता हूँ, ज़्यादा क्या, 2 मास्टर डिग्री, 10-12 साल का एक्सपीरियंस, 4-5 किताबें लिख रखी हैं, ज़्यादा क्या करा है? कुछ ज़्यादा नहीं करा है, इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आज बच्चे अप्रोच कर रहे हैं कि सर आपने जो 12 साल में सीखा, PhD करी, इसका थोड़ा सा जिस्ट हमें भी सिखा दो, आप हमें ये पढ़ा दो, तो अच्छा लगता है। दैट इज द assertive और influencing skill means that people are approaching you। टीचर के पास आप तभी बच्चा क्वेश्चन लेके जाता है तब उसको लगता है कि इसके पास उसका सॉल्यूशन होगा, वरना कोई जाएगा नहीं, जाएगा ना। तो इसी तरीके से सेल्स पर्सन को कौन सी स्किल होनी चाहिए? देयर इज इन्फ्लुएंसिंग स्किल होनी चाहिए, असर्टिव स्किल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस की स्किल होनी चाहिए। दैट इज बेसिकली स्किल्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर आने वाले पॉइंट्स हैं। आगे आते हैं स्पॉटिंग साइंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वॉइस क्लू। जब हम सेल्स कर रहे होते हैं और उसमें भी हम होते हैं सेलिंग में, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस में होते हैं, तो हमको वॉइस क्लू भी पता होने चाहिए। वॉइस क्लू, आंखों का इशारा, थोड़ा सा कोई प्रोडक्ट आपने किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया, बेसिकली सब्जेक्ट इसलिए बनाया कि आप एक सेल्समैन बन जाओ, ठीक है। आपको MBA वाला बना ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि आप सेल्समैन बन जाओ, आपको सेल्स कैसे करनी है वो सीखो। तो इसके अंदर सब्जेक्ट में सिखाया कि आप कौन से वॉइस क्लू सीखोगे। आपने कोई भी शर्ट दिखाई, मैंने देखते कह दिया अरे, मतलब कुछ बोला नहीं अरे, तो इसका मतलब क्या है? दूसरी शर्ट लानी। और मैंने किसी उसी शर्ट को देख के बोला वाह, तो आप वो कहेगा सर एक बार ट्राई तो करिए, आपके ऊपर बड़ी जचेगी। तो ये क्या है? वॉइस क्लू है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस अ गुड सेल्स पर्सन इज एडेप्टिव ऑफ द
सॉरी, एक्सपर्ट इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स उसको इशारे समझ में आने चाहिए, उसको वॉइस क्लूज आ उ ई आ ई, ये जितने भी वॉइस क्लूज होते हैं या अलास ओ, ठीक है, अरे यार जिसका कभी तकिया कलाम होता है वो सारी चीजें उसको समझ में आनी चाहिए, दैट इज द वॉइस क्लूज। बहुत इतनी सी बात है, और इसको साइन सिंबल ऐसे हाथों के इशारे जैसे मैं भी करता रहता हूँ कितनी बार, समझ में आने चाहिए। अब तो खैर समझ में आने लग गया होगा, साल भर का रास्ता हो गया, अपना 4th 3rd सेम से पढ़ा रहा हूँ। अब बार्गेनिंग एंड क्लोजिंग स्टेज, अभी अपन ने वो देखी थी ना, बार्गेनिंग, नेगोशिएशन और बार्गेनिंग। या बार्गेनिंग या क्लोजिंग स्टेज इसका ज्यादा एक्यूरेट फॉर्म है, ठीक है। पहले क्या करते हैं अपन, प्रिपेयर करते हैं, फिर एंट्री करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन करते हैं, फिर बार्गेनिंग करते हैं, फिर एग्रीमेंट और फाइनल क्लोजिंग। हो सर इतने से में हो गया, नहीं हुआ, सुनो। बार्गेनिंग एंड क्लोजिंग सेल का मतलब कि पहले अपन आए, अपन ने कंसल्ट किया, इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपन ने नेगोशिएशन किया, नेगोशिएशन करने के बाद जब फाइनल एग्रीमेंट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग में एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये किसके बीच में हो रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो रहा है। सो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, चूजिंग द अल्टरनेटिव एंड इम्प्लीमेंट द अल्टरनेटिव, एंड इम्प्लीमेंट द अल्टरनेटिव के बाद लास्ट स्टेज क्या बताई मैंने, क्लोजिंग और प्रिपेयरिंग है एग्रीमेंट। इतनी सी बात याद रखना, ये पॉइंट्स नहीं भी याद हो, अरे अलग बुक में 10 दिखे हुए हैं, 10 बुक के अंदर 10 चार्ट बने हुए, कितने याद करेंगे। पहला गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, चूजिंग अल्टरनेटिव, चूजिंग सर्चिंग द अल्टरनेटिव्स, चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, 3 हो गए। तीसरे के बाद चौथा क्या है, चौथा अरे अल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट कर दिया, 5वां एग्रीमेंट बना दिया, बात खत्म। नेगोशिएशन बार्गेनिंग के सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेकिंग कंसेशन टेक्निक, क्लोजिंग टेक्निक एंड कंफर्मिंग एग्रीमेंट। अब मेकिंग कंसेशन, कंसेशन का मतलब कि थोड़ा डिस्काउंट दे देना, अगर कस्टमर लॉयल होता है तो अपन को डिस्काउंट देना चाहिए। और कंसेशन किस हिसाब से देना चाहिए, मार्केट ट्रेंड के आधार पे कि कस्टमर बेसिस के आधार पे, डिपेंड ऑन द सेल्स पर्सन IQ, सेल्स पर्सन के जो इंटेलिजेंसी है कि ये बंदा वापस आएगा तो इसको ज्यादा कंसेशन, ये बंदा वापस नहीं आने वाला तो मार्केट कंसेशन, यानी कि बेसिकली डिस्काउंट रेट। और कंफर्मिंग एग्रीमेंट यानी कंफर्मिंग एग्रीमेंट, ये जो बार्गेनिंग की जो लास्ट प्रोसेस अपन ने पढ़ी है, द एग्रीमेंट विच is disclose each and every all about the bargaining price or the negotiation price or the sales price, it's called the confirming agreement. confirming agreement कोई बड़ी तोप मारने वाली चीज नहीं। confirming agreement वो एग्रीमेंट है जिसके अंदर सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कितने प्राइस के ऊपर ये फिक्स हुआ है। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ो, ठीक है। आगे तो क्या बढ़े, यहाँ पर मेकिंग कंसेशन हो गया, टेक्निक, क्लोजिंग टेक्निक। क्लोजिंग टेक्निक्स आर डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट सेल्स पर्सन की क्लोजिंग टेक्निक होती है। कोई होता है कि अल्टरनेटिव क्लोजिंग करता है कि सर आप ये नहीं ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई टेक्निक करता है कि आप 2 दिन बाद आ जाइएगा। लेकिन द बेस्ट टेक्निक इज क्लोजिंग इज टू फाइनलाइज द सेल्स, फाइनलाइज द अमाउंट, दैट इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ क्लोजिंग। एक छोटे नंबर में ही आता है। कंफर्मिंग एग्रीमेंट भी आपको समझा दिया, मेकिंग कंसेशन भी आपको समझा दिया, दोनों रिप्रेजेंटेटिव बहुत आसान से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में 17-18 मिनट के अंदर मैंने इतनी सारी रामायण गा दी आपको कल मजा आ जाएगा एग्जाम लिखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें से आने की संभावना ज्यादा रह रही है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है, ठीक है। थैंक यू, और मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।